हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में कॉस्ट मैनेजमेंट जो आपका बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है उसके प्रीवियस ईयर 5 एंड 15 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को करने जा रहे हैं। ये वो क्वेश्चंस है जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं एंड मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और आपको ये मेक श्योर करना है कि ये आपने किए हों एग्जाम से पहले। ठीक है, तो इसमें हम 5, 15 दोनों मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे सेक्शन वाइज। तो सेक्शन ए के पहले हम क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो कि 5 मार्क्स के होते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम इसको देखने वाले हैं। देन फिर सेक्शन बी के हम क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे एंड सेक्शन सी के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, या फिर वीडियोस देखते हो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है एंड इसको लाइक करके अपना फीडबैक भी आप क्या है कमेंट में दे सकते हो। इससे पहले हमने कॉस्ट मैनेजमेंट के चैप्टर वाइज बहुत सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ऑलरेडी किए हुए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहाँ से जाके क्या है चैप्टर वाइज अगर आपको देखने हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स तो आप उनको भी देख सकते हो। एंड ये जो है ये आपको एग्जाम से पहले क्या है मेक श्योर करके जाना है कि ये क्वेश्चन आंसर आपने किए हों। ठीक है, तो ये थी इन्फॉर्मेशन और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट होता है तो उसको वहाँ पे सबसे पहले प्रोवाइड कर दिया जाता है। एंड जो भी ये जो पीडीएफ है ये पेड होती है, तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो, आपको डिटेल्स अकॉर्डिंगली प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर्स को करना, तो ये उस अकॉर्डिंगली होंगे एंड देन 15 मार्क्स के फिर हम इसके बात करेंगे जब हमारे 5 मार्क्स के हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द टर्म यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक ऐसा टॉपिक है जो 5 मार्क्स के लिए एंड 15 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको डेफिनेटली करके ही जाना है, क्योंकि कभी कभी ये 5 मार्क्स में भी आया है और एट द सेम टाइम 15 मार्क्स में भी आया है। तो दैट मीन्स ये जो चैप्टर है ये अच्छा खासा है, तो आपको अच्छे से करना है। अब अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में करना है तो ऑलरेडी इस चैनल पे किया है, आप वही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ जाओ, चैप्टर है, चैप्टर के जितने क्वेश्चन आंसर्स है उनको अच्छे से करके चले जाओ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मीनिंग हम करना। देखो, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मीन्स यूजिंग द सेम कॉस्टिंग मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड फॉर्मेट बाय डिफरेंट कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। देखो, सेम इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनीज क्या ऑपरेट करती हैं। अब जितनी भी अलग अलग कंपनीज है ना, अगर तो वो सेम कॉस्टिंग मेथड को यूज़ कर रही हैं, सेम प्रिंसिपल्स को यूज़ कर रही हैं और सेम फॉर्मेट में क्या कर रही है कॉस्टिंग कर रही हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ यार ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्म का मतलब ही क्या होता है, सेम। तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग मींस सेम कॉस्टिंग मेथड्स को, सेम प्रिंसिपल्स को, सेम फॉर्मेट को क्या है यूज़ किया जाता है यहाँ कंपनियों के द्वारा सेम इंडस्ट्रीज़ वाली। ठीक है, अब ये हेल्प करता है किस किस चीज़ में। सबसे पहले हम कंपेयर कर सकते हैं कॉस्ट को अलग अलग कंपनीज़ की, क्योंकि फॉर्मेट आपने सेम रखा है, मेथड्स आपने सेम फॉलो किए हैं, है ना, तो कंपेयर करने में आपको क्या है ईज मिल जाता है। नेक्स्ट है सेटिंग इंडस्ट्रीज बेंचमार्क। इंडस्ट्री के बेंचमार्क से हम क्या है सेट कर सकते हैं कि अच्छा सब इतना परफॉर्म करके दे रही है तो इतना बेंचमार्क है। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग कॉस्ट बेटर। अब आप देखोगे कि यार सेम इंडस्ट्री में जो सेम कंपनी थी वो सेम मेथड्स को फॉलो करके उसका प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है और आपका प्रॉफिट कंपैरेटिवली लो है, तो अब आप देखोगे कि यार इसने इतनी कॉस्ट में इतना प्रॉफिट कमा लिया और हमारी कॉस्ट तो क्या लग गई, ज़्यादा लग गई, तो आप क्या है फिर अपनी कॉस्ट को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे बेटर तरीके से। एंड नेक्स्ट है इंश्योर फेयर प्राइसिंग, और इससे ये भी होता है कि जो प्राइसिंग है वो क्या रहेगी फेयर तरीके से होगी। तो यहाँ आपको एग्जाम्पल दे रखा है, if all textile companies use the same methods to calculate the cost of shirts, they can compare how efficiently each company is working। कि अगर सारी की सारी टेक्सटाइल कंपनीज क्या हैं सेम मेथड्स को यूज़ करती हैं कैलकुलेट करने के लिए अपनी शर्ट की कॉस्ट को, तो वो कंपेयर कर सकती है कि कितनी एफिशिएंटली कौन सी कंपनी अच्छे से काम कर रही है। अब अगर मीनिंग की बात करें और, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे मल्टीपल कंपनीज है जो सेम इंडस्ट्री की वो आइडेंटिकल कॉस्टिंग मेथड्स को, प्रिंसिपल्स को, प्रोसीजर्स को क्या करती हैं फॉलो करती हैं अपने कॉस्ट डाटा को कंपेरेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपको क्या है यहाँ पे मीनिंग पूछा था, हमने मीनिंग देखा एंड एग्जाम्पल देखा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के बीच में आपको डिफरेंस आया है 5 मार्क्स में, तो करते हैं इसको स्टार्ट। देखो, सबसे पहले अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग देखें तो इसमें सिर्फ वन वेरिएबल कॉस्ट चार्ज की जाती है टू अ प्रोडक्ट, तो ओनली वेरिएबल कॉस्ट क्या है इसमें चार्ज की जाती है प्रोडक्ट को। बट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सारी की सारी कॉस्ट होती हैं, जो ऑल कॉस्ट चाहे वो फिक्स्ड हो चाहे वो वेरिएबल हो, दोनों को चार्ज किया जाता है। फिर फिक्स्ड कॉस्ट की अगर हम बात करें तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में
फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है एक पीरियड कॉस्ट के तौर पे, ठीक है, जिसे हम इंक्लूड नहीं करते प्रोडक्ट कॉस्ट में। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट को ट्रीट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट, तो इसमें इंक्लूड रहती है। प्रॉफिट कैलकुलेशन की बात करें तो अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होता है, कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे। और कैसे निकलता है कंट्रीब्यूशन, सेल्स में से आप क्या माइनस करते हो, वेरिएबल कॉस्ट को। बट अगर हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नेट प्रॉफिट के बेसिस पे आफ्टर एब्जॉर्बिंग ऑल कॉस्ट। फिर डिसीजन मेकिंग की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में ये होती है जो ये यूज़फुल रहती है जब आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है। एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो ये यूज़फुल रहती है जब आपको एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करनी होती है। फिर इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो मार्जिनल कॉस्टिंग में जो इन्वेंट्री वैल्यूएशन है वो लोअर रहती है क्योंकि ओनली वेरिएबल कॉस्ट यहाँ आप देख रहे हो। बट जो आपकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है उसमें ये हाई रहती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो मेन बात हमने क्या समझी कि अगर मार्जिनल कॉस्टिंग है वो क्विक डिसीजन मेकिंग के लिए और कॉस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है ये फुल कॉस्ट का अगर आपको एनालिसिस करना है, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनानी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस पूछिए आपको, सिग्निफिकेंस पूछिए आपको कॉस्ट मैनेजमेंट की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट मैनेजमेंट क्या होता है। तो कॉस्ट मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द बजट ऑफ अ बिजनेस। अगर हम एक सिंपल उसमें बोले कि आप कॉस्ट की मैनेजमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स आप प्लानिंग कर रहे हो एंड उसकी कंट्रोलिंग भी कर रहे हो, ठीक है, किसकी, बजट की, बिजनेस की। ये आपकी हेल्प करता है। इससे क्या होता है, कॉस्ट मैनेजमेंट से कंपनी मैनेज कर सकती है कि भाई कैसे स्पेंड करना है उनको, कितना सेव करना है उनको, ठीक है, कैसे उनको गुड्स और सर्विसेज को क्या है कितने कॉस्ट में बनाना है। तो इम्पॉर्टेंस की बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट की तो ये हेल्प करता है कॉस्ट को कंट्रोल करने में। तो कॉस्ट मैनेजमेंट क्या है, आपकी हेल्प करता है कि आप रिड्यूस करो जो भी अननेसेसरी स्पेंडिंग हो जाती है। कैसे, इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहाँ पे कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है एंड कहाँ पे आप क्या है उसे बचा सकते हो। फिर है इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब जब आपने कॉस्ट को कंट्रोल किया, कॉस्ट कम लगेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली क्या आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या है आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बढ़ता है। इवन मान लो जो सेल है वो सेम ही क्यों ना रहे, क्योंकि आपने कॉस्ट को कंट्रोल करा है। नेक्स्ट है सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। कॉस्ट इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है मैनेजर की भी कि वो स्मार्ट डिसीजन ले सकता है, ठीक है, मतलब इस बेसिस पे और इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग ले सकता है, ठीक है, लाइक प्राइसिंग के रिगार्डिंग, बजटिंग के रिगार्डिंग, ठीक है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट क्या है उसको चूज़ करना है, इसके बेसिस पे। इन्हांस एफिशिएंसी। कॉस्ट मैनेजमेंट शो करती है कि कितना एफिशिएंटली हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एंड कहाँ कहाँ पे हम क्या है इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बजट प्रिपरेशन एंड मॉनिटरिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट आपकी हेल्प करती है कि आप क्रिएट कर सको एक रियलिस्टिक बजट को एंड एट द सेम टाइम उसको ट्रैक भी करते हो। जैसे जैसे आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग होती रहती है तो उसको कंपेयर करते रहते हो अपने प्लान्ड बजट के साथ। नेक्स्ट है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कंपनीज जो कॉस्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करती हैं तो उन्हें एक एज मिल जाता है, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से, और वो क्या है कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज उसको मिल जाता है। कंक्लूजन की बात करें तो जो कॉस्ट मैनेजमेंट है इज़ लाइक द फाइनेंशियल स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ बिजनेस। तो ये क्या है, एक मेन है जो क्या है आपको बताएगा, गाइड करेगा, ठीक है, राइट ट्रैक पे रखेगा और अवॉइड आप इसकी हेल्प से कर सकते हो, अवॉइड ओवर स्पेंडिंग, ठीक है, जिससे आपके हायर प्रॉफिट आएंगे एंड बेटर डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिफरेंट फ्रॉम मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आपको इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस आया हुआ है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। अगेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आया है आपको। तो देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, अगर मीनिंग की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जो यूज़ करता है प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को, मतलब जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, ये टेक्निक है जिसमें आप कंसीडर करते हो ओनली वेरिएबल कॉस्ट को, ठीक है, इन प्रोडक्ट कॉस्टिंग में। पर्पस की बात करें तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो इसका पर्पस क्या है, इसको यूज़ किया जाता है मेनली कॉस्ट कंट्रोल के लिए। किसके थ्रू, वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू, कि कितना वेरिएशन आया है, जितना आपने सोचा था एक्चुअल में जितना आया है उसके बीच में जो भी वेरिएंस आया है उसको एनालाइज करोगे तो कॉस्ट को कंट्रोल पे फोकस किया जाता है यहाँ पे। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपका क्या पर्पस रहता है कि भाई इसको यूज़ किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप कंपेयर करते हो अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को, ठीक है, जो आपने बोली थी, एंड एक्चुअल कॉस्ट जो आपकी आई है, और फाइंड आउट करते हो कि क्या डिफरेंस आया है, क्या वेरिएंस आया हुआ है। फिर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है ये डिवाइड करती है कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल में सिर्फ, ठीक है।
फिर है यूजेस ऑफ वेरिएंस। तो अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करें तो यस, ये वेरिएंस को देखती है, जैसे मटेरियल वेरिएंस कितना आया, लेबर वेरिएंस कितना आया हुआ है, ठीक है, इनको कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो यहाँ पे कोई वेरिएंस एनालिसिस नहीं लेते हो आप। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेस्ड होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट में, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन बेस्ड होती है वेरिएबल मतलब मार्जिनल कॉस्ट में। फोकस की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट का जो फोकस है वो रहता है कि आपको कंट्रोल करना है कॉस्ट को और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। पर अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है, प्रॉफिट को कैसे मतलब प्रॉफिट प्लानिंग के रिगार्डिंग क्या है आपको हेल्प करती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब कॉस्ट को कंट्रोल करना और एफिशिएंसी को बढ़ाना। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब है प्रॉफिट की अच्छे से प्लानिंग करना एंड अच्छे से डिसीजन मेकिंग आपकी इससे हो जाती है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस लॉसेस गिव देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन भी आता है आपको। तो प्रोसेस लॉसेस क्या होते हैं? तो देखो, जो प्रोसेस कॉस्टिंग होती है ना, वहाँ पे हम डील करते हैं, वी डील विद प्रोडक्ट दैट आर प्रोड्यूस्ड इन अ कॉन्टिन्यूस फ्लो। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम डील करते हैं उन प्रोडक्ट के साथ जो प्रोडक्ट क्या है कॉन्टिन्यूस फ्लो में क्या है, लाइक उन मतलब ऐसे प्रोडक्ट से आप डील करते हो जो कॉन्टिन्यूस फ्लो में होते हैं, लाइक शुगर हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस, अब इस प्रोसेस के दौरान सम लॉसेस ऑफ मटेरियल इज अनअवॉइडेबल। तो इस दौरान ना जब वो बनते हैं, जब उनकी प्रोसेस चलती है, तो कुछ ना जो मटेरियल का लॉस है वो अनअवॉइडेबल होता है। आप उसको चाह के भी क्या नहीं कर सकते हो, कंट्रोल नहीं कर सकते हो, अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कुछ जो था प्रोसेस में इवेपोरेट हो गया, ठीक है, ये सब। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस के दौरान हुआ आपका लॉस जो कि अनअवॉइडेबल था। अब टाइप ऑफ प्रोसेस लॉस क्या होते हैं? एक होता है नॉर्मल लॉस, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है, एक्सपेक्टेड है एंड अनअवॉइडेबल है। इट इज़ एब्जॉर्ब्ड बाय द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट, तो इसको एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स। नो सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका क्या आप सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करते अनलेस जब तक क्या स्क्रैप हैज़ वैल्यू, जब स्क्रैप की क्या है वैल्यू होगी। पर अगर हम एबनॉर्मल लॉसेस की बात करें तो ये तो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो गए, ठीक है। मान लो कि मशीन फेलियर के कारण हो गया, ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड करोगे आप सेपरेटली बुक्स में। फिर आता है एबनॉर्मल गेन, जब एक्चुअल लॉस है वो कम है, ठीक है, लेस है किससे, नॉर्मल लॉस से। तो एक्स्ट्रा यूनिट गेन आर ट्रीटेड, यहाँ पे एबनॉर्मल गेन उसे कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे बताया हुआ है आपको, नॉर्मल लॉस है तो कोई एंट्री आप नहीं डालोगे, ठीक है। इफ़ नो स्क्रैप वैल्यू तो आप कोई एंट्री नहीं डालोगे। एबनॉर्मल लॉस में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट कर दोगे टू प्रोसेस अकाउंट, एंड एबनॉर्मल गेन है तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा यहाँ पे, और वो गेन है तो टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अ नोट ऑन वैल्यू चेन एनालिसिस। ये चैप्टर हमने डिटेल में किया हुआ है, इनफैक्ट हमने ना मोस्टली आपके जो चैप्टर है वो किए हुए हैं। आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट को पहले देख लेना है, और ये क्या एग्जाम से पहले मस्ट टू डू क्वेश्चन है कि आपको ये करके ही जाना है। ये रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, पर डिटेल में देखना है, कंसेप्ट बेसिस पे देखना है, या एक चैप्टर से कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको बनते हैं उस बेसिस पे देखना है। तो आप क्या है, रेफर करो उन डिटेल चैप्टर्स को जिसमें हमने ऐसे ही चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर्स को किया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू चेन एनालिसिस आपका पूरा चैप्टर है जहां हमने डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था। यहाँ भी देखते हैं, वैल्यू चेन एनालिसिस एक स्ट्रैटेजिक टूल है जिसे यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए इंटरनल कंपनी की एक्टिविटीज़ को, सो दैट हम फाइंड आउट कर सकें कि विच वन क्रिएट वैल्यू, कि कौन सी एक्टिविटी है जो वो क्रिएट कर रही है कंपनी के लिए वैल्यू या कस्टमर के लिए वैल्यू, एंड कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्या है क्रिएट नहीं कर रही हैं वैल्यू फॉर कस्टमर। अब मेन आइडिया यही होता है इसका कि जो भी कंपनी के ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको क्या है इवेल्युएट करो, हर एक स्टेप में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है फाइनल प्रोडक्ट तक, ये आपको देखना होता है। अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे कि इनबाउंड लॉजिस्टिक हो गया, जब आप क्या है मटेरियल को रिसीव कर रहे हो या फिर स्टोर कर रहे हो। फिर आते हैं ऑपरेशंस, लाइक जब आप कन्वर्ट कर रहे हो रॉ मटेरियल को फिनिश्ड प्रोडक्ट में। फिर आते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, इसमें क्या है जब आप प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हो। फिर आता है मार्केटिंग एंड सेल्स, जब आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, प्राइसिंग, सेलिंग डिसीजन ले रहे हो। फिर आता है सर्विसेज, कस्टमर सपोर्ट आफ्टर सेल्स होता है जो, ठीक है। फिर आता है सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ भी होती है, लाइक प्रोक्योरमेंट, जब आपने बाय किया था इनपुट को। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है, एंड इनोवेशन एक्टिविटी। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हो गया, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो अब आगे क्या लिखा है, गोल की बात करें तो भाई इसका यही होता है गोल कि इंक्रीज़ करना है हमें एफिशिएंसी और कॉस्ट को रिड्यूस करना है, एंड इम्प्रूव करना है कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोसेस लॉस गिव देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो देखो दोबारा से क्वेश्चन आया, दैट मीन्स कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने देख लिया प्रोसेस लॉस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान होता है, कुछ मटीरियल जो ऑटोमेटिकली क्या है इवेपोरेट हो जाते हैं, ठीक है, अनअवॉइडेबल है बेसिकली ये। तो नॉर्मल लॉस हमने देख लिया, ये अनअवॉइडेबल है बट एक्सपेक्टेड है। एबनॉर्मल लॉस क्या है, अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, और एबनॉर्मल गेन क्या है,
जब लेस लॉस देन एक्सपेक्टेड, आपको एक्सपेक्टेड था इतना होगा बट जो लॉस है वो क्या है, कम हुआ है, तो वो एबनॉर्मल गेन यहाँ पे बोला जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो बोला है कि जो नॉर्मल लॉस है तो कॉस्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय गुड यूनिट्स, तो उसी में कर दिया जाता है। एंड एबनॉर्मल लॉस को क्या है P&L में आप डाल दोगे, और एबनॉर्मल गेन को भी क्या है आप P&L में डाल दोगे। बस जो एबनॉर्मल लॉस है वो क्या है P&L में क्या होगा, लॉस है ना डेबिट, तो एबनॉर्मल गेन को क्रेडिट कर दोगे क्योंकि वो गेन था। फिर आपको पूछा है फिक्स्ड बजट और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस, ठीक है, तो ये भी आपको 2 से 3 बार आया, तो आपको ये भी अच्छे से करना है। फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस, तो देखो फिक्स्ड बजट है ना, अगर इसका मीनिंग देखें तो ये प्रिपेयर किया जाता है फॉर वन लेवल ऑफ एक्टिविटी, और फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो ये एडजस्ट किया जाता है डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेसिस पे। फ्लेक्सिबल बजट की बात करें, फिक्स्ड बजट की बात करें अगर, तो फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या रिजिड है, नहीं भाई चेंज कर सकते, नाम से ही पता लग रहा है फिक्स्ड बजट है। पर फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो फिक्स्ड बजट में क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है, नाम से ही पता लग रहा है ना, फिक्स्ड बजट है तो रिजिड होता है। और फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो ये अडेप्टेबल होता है, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस वगैरह आप इसमें चेंजेस कर सकते हो। एक्यूरेसी की बात करें तो जो फिक्स्ड बजट है वो लेस एक्यूरेट होता है क्योंकि एक्चुअल आउटपुट क्या है अगर डिफर कर जाए तो, है ना। और फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, अगर एक्चुअल बजट आपका डिफर किया तो यहाँ पे भी क्या आप उसमें चेंज ला सकते हो, तो ये एक्यूरेट होता है। यूज़फुलनेस की बात करें तो जो फिक्स्ड बजट है उसकी यूज़फुलनेस है लिमिटेड यूज़ इन डायनेमिक सिचुएशन, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं तो फिर फिक्स्ड बजट को वहाँ कम यूज़ किया जाता है। बट फ्लेक्सिबल बजट की बात करें तो वो बहुत यूज़फुल होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए, और जब डायनेमिक सिचुएशन है तब भी। कॉस्ट कंट्रोल की बात करें तो फिक्स्ड बजट है जो, इसमें क्या है डिफ़िकल्ट टू कॉस्ट कंट्रोल होता है, एंड अगर हम फ्लेक्सिबल की बात करें तो बेटर कॉस्ट कंट्रोल इसमें होता है। अब एग्जांपल देख लो, बजट फॉर ओनली 10,000 यूनिट, ये बताया गया कि इतने यूनिट के लिए बजट बना दिया। फ्लेक्सिबल की बात आती है बजट फॉर 8,000, 10,000, 12,000 यूनिट्स, तो ऐसे बताया फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कंक्लूजन देख लो, फिक्स्ड बजट जब आउटपुट स्टेबल है तब बनाओ, यूज़ करो। फ्लेक्सिबल बजट जब आपका जो आउटपुट है वो फ्लक्चुएट है, आपको खुद नहीं पता है ना, तो फिर आप उस हिसाब से फ्लेक्सिबल बजट को यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट आपको अगेन आया हुआ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हमने पढ़ लिया, पहला क्वेश्चन ही हमने यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का किया था। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग ऐसा सिस्टम है जहाँ पे सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, सेवरल कंपनीज होती हैं जो सेम इंडस्ट्री की, वो यूज़ करती हैं सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को और फॉर्मेट्स को, ठीक है। फीचर यही था कि आप कंपेयर कर सकते हो कॉस्ट को, ठीक है, बेटर कंट्रोल कर सकते हो। फिर है ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपैरिजन कर सकते हो आप, ठीक है, अपनी कॉस्ट को, अपने प्रॉफिट को। एफिशिएंसी आप बढ़ा सकते हो क्योंकि आपको लग रहा है कि सामने वाला उतने में ये काम कर रहा है पर आपका नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या उस अकॉर्डिंगली फिर एफर्ट्स करते हो। फेयर प्राइसिंग रहती है और बेंचमार्क भी क्या आप सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखा है जैसे एग्जांपल, मान लो 5 शुगर फैक्ट्रीज है, वो यूज़ कर रही है सेम कॉस्टिंग मेथड्स को कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ शुगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है। फिर आपका क्वेश्चन है नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मूलाज ऑफ मटीरियल वेरिएंस। तो मटीरियल वेरिएंस के आपको क्या है फॉर्मूलाज यहाँ पे देने थे, तो देख लेते हैं। सबसे पहले मटीरियल वेरिएंस क्या आता है, ये शो करता है कि डिफरेंस क्या आया है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के बीच में मटेरियल के, ठीक है, जो भी यूज़ की गई है आपने प्रोडक्शन के टाइम पे। तो फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है तो इसमें क्या है, कॉस्ट में कितना जो वेरिएंस आया है वो बताता है ये। इसमें आप क्या करते हो, पहले ये देखते हो कि आपने क्या सोचा था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी सोची थी और स्टैंडर्ड प्राइस क्या सोचा था, उसको मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा। फिर आपकी एक्चुअल क्वांटिटी क्या आई है और एक्चुअल प्राइस क्या है, उसको क्या है मल्टीप्लाई करके एक आंसर आएगा। तो स्टैंडर्ड में से आप एक्चुअल वाला माइनस कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतना क्या है कॉस्ट में वेरिएंस आया है। फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, अगर आपको प्राइस में देखना है कितना वेरिएशन आया है, वेरिएंस आया है, तो आप ये फॉर्मूला लगता है। एमपीवी अगर आपको निकालनी है तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, पहले आप निकालोगे स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस पहले माइनस करो, जो आएगा उसको एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हो। फिर हम मटेरियल यूजेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस अगर आप देखना चाहो तो इसमें कैसे निकलता है ये, पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल क्वांटिटी और जो भी आएगा उसको स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। तो ये फॉर्मूला आपको ऐसे टेबल फॉर्मेट में दिया है जहाँ पे जहाँ SQ बोला है वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जहाँ AQ बोला है वो एक्चुअल क्वांटिटी है, SP जहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड प्राइस है और AP जहाँ लिखा है वो एक्चुअल प्राइस है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द मेन एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आपको एप्लीकेशन बतानी थी स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट की। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट refers to the use of cost information strategically to improve business performance। कह रहे सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का अगर मीनिंग समझे हम तो इसका मतलब क्या है कि जो भी कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन है आपके पास उसको ना स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है सो दैट आप इम्प्रूव कर सको बिजनेस की परफॉर्मेंस को।
अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ करते हो, कॉस्ट को रिडक्शन करने में, कॉस्ट को रिड्यूस करने में। आइडेंटिफाई करते हो कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ है, ठीक है, क्योंकि उसको हटाएंगे तो अननेसेसरी वो वाला एक्सपेंस हट जाएगा हमारा। नेक्स्ट है प्राइसिंग डिसीजन। ये हेल्प करता है हमारी कि हम क्या सेट करें, कॉम्पिटिटिव जो प्राइस होता है कैसा सेट करें जो कि प्रॉफिटेबल भी रहे आपके लिए। नेक्स्ट है मेक और बाय डिसीजन में भी ये आपकी हेल्प करता है। ये इवेल्युएट करता है कि वेदर टू प्रोड्यूस इंटरनली, कि आपको वो चीज़ इंटरनली ही प्रोड्यूस करनी चाहिए या फिर उसको आउटसोर्स बाहर से मंगा लेना चाहिए, ठीक है, मतलब मेक करना चाहिए या बाय करना चाहिए। फिर है प्रोडक्ट मिक्स ऑप्टिमाइजेशन। ये आपको असिस्ट करता है कि कैसे आप सेलेक्ट करोगे मोस्ट प्रॉफिटेबल जो कॉम्बिनेशन है प्रोडक्ट का। फिर है वैल्यू चेन एनालिसिस। एनालाइज करता है कॉस्ट को ईच स्टेज ऑफ द वैल्यू चेन सो दैट ये ऑप्टिमाइज कर सके एफिशिएंसी। एंड बेंचमार्किंग एंड कंपटीशन एनालिसिस, ये कंपेयर करता है कॉस्ट को परफॉर्मेंस के साथ सेम इंडस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट इट्स एडवांटेजेस। तो एक क्वेश्चन एज इट इज़ है आपको, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके एडवांटेजेस आपको बताने हैं। तो देखो, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे बायर अग्री करता है कि वो पे करेगा एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है, ऑफ वर्क की, प्लस एक स्पेसिफाइड प्रॉफिट मार्जिन भी, ठीक है, जो कि परसेंटेज होता है या कोई फिक्स्ड फीस होती है किसको, कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें तो देखो, ये एश्योर करता है कॉन्ट्रैक्टर का प्रॉफिट, ये इंकरेज करता है कॉन्ट्रैक्टर्स को कि वो क्या है प्रोजेक्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा, बिकॉज क्या है उनको श्योरिटी मिली हुई है कि इतना कॉस्ट मिलेगा प्लस क्या है उतना प्रॉफिट भी मिलेगा, एक परसेंटेज। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, कैसे एडजस्ट करता है ये अकॉर्डिंग टू चेंजेस, ठीक है, कि भाई मटेरियल कॉस्ट अगर ज़्यादा लग गई है तो कॉस्ट देगा ये, प्लस उतना प्रॉफिट आपका होना ही होना है जितना परसेंटेज बोला है। ये इंकरेज करता है क्वालिटी को, कोई प्रेशर नहीं होता है कि आपको रिड्यूस करनी है कॉस्ट, ठीक है, या फिर ऐसा नहीं है कि कॉस्ट को कम करने के चक्कर में क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो इसका कोई प्रेशर नहीं होता है आपका इस पर। फिर है सूटेबल फॉर अनसर्टेन प्रोजेक्ट। कह रहे ये तब ज़्यादा सूटेबल होता है जब क्या है आपको फाइनल कॉस्ट पता ही नहीं है, एस्टिमेट ही नहीं कर सकते हो आप एक्यूरेटली, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, बिकॉज जितना कॉस्ट लगेगा आपको उसको बता देना है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, उतनी कॉस्ट देगा आपको, प्लस आपको पता है कि भाई इस पर मुझे इतना क्या है प्रॉफिट मिलने वाला है, तो कॉस्ट जितनी भी लगे भाई उसका प्रॉफिट इतना आएगा। एग्जाम्पल देख लो, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो स्पेंड कर रहा है 1 लाख, ठीक है, एंड अग्रीड मार्जिन है उसका 10%, तो कस्टमर क्या है उसको कितना देगा, 1 लाख प्लस 1 लाख पे 10%, 10,000, तो 1,10,000 वो देगा उसको टोटल प्राइस। फिर आपका क्वेश्चन था नेम 5 इंडस्ट्रीज इन विच प्रोसेस कॉस्टिंग इज़ यूज्ड। 5 आपको इंडस्ट्रीज़ बतानी है जहाँ पे प्रोसेस कॉस्टिंग का यूज़ होता है या फिर इसे यूज़ किया जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ की जाती है जहाँ पे प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं कॉन्टीन्यूस फ्लो में, ठीक है। तो ये आपकी इंडस्ट्रीज़ के क्या है नाम है, आप क्या है इनको लिख के आ सकते हो। केमिकल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है, बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट, टेक्सटाइल, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है कंपैरिजन बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार आया तो अच्छे से करना है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल है जो, इसका डिफरेंस बताना था यहाँ पे। तो देखो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में अभी तक हमने अभी ऊपर भी पढ़ा कि क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव, कि कॉस्ट को कंट्रोल करना है। कैसे आप सेट करते हो कि इतना स्टैंडर्ड है, मतलब इतना स्टैंडर्ड सेट है, अब जो भी एक्चुअल में आपका आएगा रिजल्ट वो आप क्या कंपेयर करोगे, ठीक है, और फिर देखोगे कि कहाँ कहाँ पे हम क्या कंट्रोल कर सकते थे कॉस्ट को, ठीक है। बजटरी कंट्रोल में क्या होता है ऑब्जेक्टिव, कि आपको कंट्रोल करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर को थ्रू बजटिंग। स्कोप की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो अगर स्कोप की बात करें तो लिमिटेड होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही देखा जा रहा है। बजटरी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे ये ब्रॉडर स्कोप है इसका, ये अप्लाई किया जाता है, ठीक है, होल ऑर्गेनाइजेशन में। एस्टिमेशन की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फोकस किया जा रहा है सेटिंग कॉस्ट पर यूनिट स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, और अगर हम बजटरी कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे फोकस किया जाता है ओवरऑल एस्टिमेट इनकम और एक्सपेंडिचर का। वेरिएंस एनालिसिस की बात करें तो भाई आपको जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो डिटेल में क्या वेरिएंस एनालिसिस है बताएगा, मटेरियल का चाहे लेबर का चाहे वो ओवरहेड का हो। अगर हम बात करें आपके बजटरी कंट्रोल की तो यहाँ पे वेरिएंस एनालिसिस क्या होता है, इज मोर जनरल एंड ब्रॉड होता है, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो ये मोर टेक्निकल और रिजिड है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एंड अगर हम बात करें आपके बजटरी कंट्रोल की तो ये फ्लेक्सिबल है, अडेप्टेबल है वेरियस फंक्शंस, ठीक है, वेरियस फंक्शन के लिए। तो समरी में देख सकते हो आप, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेनली यूज़ की जाती है कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट को प्रोडक्ट के, ठीक है, और बजटरी कंट्रोल यूज़ किया जाता है जब आपको प्लान करना है, कंट्रोल करना है एंटायर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एक ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग।
तो फिर क्वेश्चन आया हुआ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, तो मैंने तभी आपको कहा था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर आपको अच्छे से करके जाना है, यहाँ से आपको ये पता लग रहा है। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब कि आइडेंटिकल कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स मेथड्स को यूज़ करना सेम इंडस्ट्री में अलग अलग कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो फीचर्स यही है, कॉमन कॉस्टिंग सिस्टम होता है, कंपैरिजन इजी हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ती है, स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो आप, ठीक है, और कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो। और एग्जांपल हमने पढ़ लिया था, बेनिफिट्स देख लो, वही स्टैंडर्डाइजेशन को प्रमोट करता है, ये बेंचमार्किंग में हेल्प करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में आपकी हेल्प करेगा, और इसके बेसिस पे आप डिसीजन मेकिंग भी अच्छे कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारे हैं जो क्वेश्चंस वो हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि आपको पूछे गए हैं। और उसमें से भी अगर आपको बताया जाए तो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, यहाँ से आपको मोस्टली क्या है क्वेश्चंस आए हैं। और ये जो चैप्टर्स हैं ये इस चैनल पे इनमें से मेनली जो चैप्टर्स हैं वो हमने कवर अप किए हैं, तो आप जाके वहाँ से भी देख सकते हो। और जो डिफरेंस का क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का, वो आपको अच्छे से करके जाना है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे 15 मार्क्स के जो हमारे क्वेश्चन आंसर्स है फ्रॉम सेक्शन बी, ठीक है। तो सेक्शन बी से आपको कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो भी देखेंगे। यहाँ पे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको 15 मार्क्स में आए हैं, कितनी बार आए हैं, और कौन से आपको करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। चैप्टर पता लग जाएगा आपको, तो आपको उसको अच्छे से करना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना है एंड इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर ये जो नोट्स आपको चाहिए, जितने भी हम क्वेश्चन आंसर्स इसमें कर रहे हैं इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपको क्या है टेलीग्राम में, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये नोट्स क्या होते हैं, पेड होते हैं, अगर किसी को बाय करने हैं तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो प्लेलिस्ट है इसकी, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर वाइज करे हैं हमने, वो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं, जहाँ हम 15 मार्क्स के अकॉर्डिंगली अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका आया है, व्हाट इज बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम इन डीलिंग विद जॉइंट प्रोडक्ट, मेंशन द वेरियस मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये जो चैप्टर है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 15 मार्क्स में आपको यहाँ से आता है। तो ये जो चैप्टर है इसको भी आपको अच्छे से करके जाना है। तो आपसे पहले तो पूछा है कि बेसिक कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या आती है जब आप डील कर रहे हो जॉइंट प्रोडक्ट्स के साथ, एंड आपको वेरियस मेथड्स बताने हैं अकाउंटिंग फॉर जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट क्या होते हैं, पहले तो जॉइंट प्रोडक्ट आर 2 और मोर प्रोडक्ट दैट आर मेड टुगेदर, 2 या उससे ज़्यादा प्रोडक्ट जो इकट्ठे बनाए जा रहे हैं सेम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हुए, सेम प्रोसेस को यूज़ करते हुए, एंड ऑल हैव सिग्निफिकेंट वैल्यू, और सबकी क्या है इंपॉर्टेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट वैल्यू है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो, आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आते हैं बेसिक अकाउंटिंग प्रॉब्लम क्या यहाँ पे आपको देखनी पड़ती है कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले कि हाउ टू डिवाइड द टोटल कॉस्ट, की जो टोटल कॉस्ट आया है, जो जॉइंट कॉस्ट आई है, उसको कैसे फेयरली आप डिफरेंट जॉइंट प्रोडक्ट में क्या है डिवाइड करोगे। बिकॉज ऑल प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस टुगेदर, क्योंकि सबको ही आपने इकट्ठे प्रोड्यूस किया है, सेम प्रोसेस है ना, कॉस्ट भी उनकी कॉमन है, जॉइंट कॉस्ट। बट आफ्टर सम पॉइंट, जिसे हम क्या बोलते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ये क्या है सेपरेट प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ये हार्ड होता है कि कैसे हम बोले कि भाई किस प्रोडक्ट, मतलब जो किस प्रोडक्ट ने कितनी कॉस्ट को यूज़ किया। फिर इफ़ जॉइंट कॉस्ट आर नॉट डिवाइड प्रॉपरली, और अगर आपने जॉइंट कॉस्ट को प्रॉपरली डिवाइड नहीं किया तो इससे क्या है रॉन्ग प्राइसिंग हो सकती है, फॉल्स प्रॉफिट या लॉस शो हो सकते हैं, और बिजनेस का डिसीजन भी क्या है फिर अफेक्ट होता है इससे। तो मेथड्स यहाँ पे बोले थे, तो यहाँ पे हम कुछ मेथड्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ मेथड। तो यहाँ पे कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है रेशियो ऑफ सेल्स प्राइस ऑफ ईच प्रोडक्ट, ठीक है, एट अ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। एग्जांपल देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। मान लो टोटल कॉस्ट आई थी 10,000, अब प्रोडक्ट ए की सेल वैल्यू 6,000 है और प्रोडक्ट बी की वैल्यू क्या है 4,000 है। तो मतलब ए को क्या है 60% और बी को क्या है 40% के हिसाब से आप करोगे, ठीक है। फिर है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड भी होता है, जिसमें आप फाइनल सेल्स प्राइस में से माइनस कर देते हो जो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आई है, एंड उसमें से माइनस कर देते हो सेलिंग एक्सपेंसेस को। जॉइंट कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है किस बेसिस पे, NRV के बेसिस पे ईच प्रोडक्ट की। ये यूज़फुल होता है तब जब प्रोडक्ट क्या है जहाँ पे नीड मोर प्रोसेसिंग आफ्टर स्प्लिट ऑफ। तो आफ्टर स्प्लिट ऑफ जब क्या है प्रोडक्ट को मोर प्रोसेसिंग चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फिर आता है फिजिकल यूनिट मेथड। इसमें कॉस्ट को डिवाइड किया जाता है क्वांटिटी के बेस पे, लाइक यूनिट, वेट, वॉल्यूम, ठीक है। एग्जांपल देखो, लाइक प्रोडक्ट ए है जो 100 यूनिट है, प्रोडक्ट बी है जो 200 यूनिट है। अब कॉस्ट की जो इनकी मतलब कि वो रेशो, इनकी रेशोज़ पे क्या आप देख लोगे, सिंपल मेथड है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इग्नोर हो रही है वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट। फिर आता है आपका एवरेज यूनिट कॉस्ट मेथड। इसमें आप फाइंड करते हो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कितनी आई है, लाइक टोटल जॉइंट कॉस्ट डिवाइड कर दिया टोटल यूनिट प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हो यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट से।
फिर आपका नेक्स्ट मेथड है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड। ये मेथड क्या है, आपको सेम दिस मेथड गिव सेम प्रॉफिट मार्जिन टू ऑल प्रोडक्ट। ये मेथड ना सबको सेम प्रॉफिट मार्जिन दे देता है ऑल प्रोडक्ट को, एंड ये एडजस्ट करता है कॉस्ट को सो दैट क्या ऑल प्रोडक्ट के पास क्या इक्वल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जाए। ये क्या है, कुछ केसेस में क्या है बेसिकली फेयर है। कंक्लूजन की बात करें तो बिगेस्ट प्रॉब्लम जॉइंट प्रोडक्ट में यही आती है कि भाई कितनी कॉस्ट कैसे डिवाइड करें जॉइंट कॉस्ट को करेक्टली। बहुत से मेथड हैं जिन्हें यूज़ कर सकते हैं, तो बेस्ट मेथड डिपेंड करेगा कि किस टाइप का प्रोडक्ट आप डील कर रहे हो और किस इंडस्ट्री में आप डील कर रहे हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन अप्लाइंग इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर अभी आप देखोगे ना आगे क्वेश्चन आंसर्स, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार आया है ABC जो आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है इसके ऊपर। तो ये चैप्टर हमने ऑलरेडी इस चैनल पे किया है, तो मेक श्योर आप उसको पूरा देख के जाओ, क्योंकि ये चैप्टर से हमेशा आ रही है थ्योरी, तो आपको ये अच्छे से करके जाना है चैप्टर ही, ठीक है। तो ABC कॉस्टिंग देखेंगे पहले हम, फिर स्टेप्स देखेंगे बेसिकली कि अगर आपको इंस्टॉल करना है अपने वहाँ पे ABC सिस्टम तो क्या कैसे प्रोसेस रहती है, स्टेप्स रहते हैं। तो देखो ABC कॉस्टिंग क्या होती है वो बताना है आपको, और कैसे उसको कॉस्ट मैनेजमेंट में हम यूज़ करते हैं वो आपको बताना है। तो ये ऑलरेडी हमने क्या है क्वेश्चन कर लिया है, इसका आंसर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपको, अगेन देखो टारगेट कॉस्टिंग आया हुआ है ना, मेन फीचर्स आए हैं उसके और एडवांटेजेस पूछे हैं। तो टारगेट कॉस्टिंग का आपको मीनिंग मतलब वो चैप्टर है वो आई गेस 15 मिनट का है, तो आपको वो अच्छे से करके चले जाना है, ठीक है। तो आपका वो टॉपिक हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके आगे। तो देखो टारगेट कॉस्टिंग हमने अभी पढ़ा था कि भाई इसमें हम पहले सेलिंग प्राइस देखते हैं, फिर देखते हैं हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, फिर हम जो कॉस्ट आती है उस बेसिस पे प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है। फिर फॉर्मूला ये रहा, एंड इसके फीचर्स क्या हैं वो पढ़ लेते हैं हम। देखो मार्केट के बेसिस पे होता है, मार्केट से डाटा लिया जाता है, उनकी एक्सपेक्टेशंस देखी जाती है ना कंज्यूमर की। फिर प्रॉफिट में भी फोकस रहता है आपको, क्योंकि आप डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट तो चाहते ही हो। एंड इसमें क्या आप इन्वॉल्वमेंट, ये डिज़ाइन स्टेज इन्वॉल्वमेंट, मतलब इसमें क्या आप कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए प्रोडक्ट के आप कॉस्ट को कंट्रोल करते हो, ठीक है। कब से स्टार्ट हो जाता है ये प्रोसेस, प्रोडक्ट के डिज़ाइन स्टेज से, ठीक है। क्रॉस फंक्शनल अप्रोच है, सारे डिपार्टमेंट इसमें मिलकर काम करते हैं। कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट क्या है इसमें आप फॉलो करते हो। एडवांटेजेस देख लो भाई, टारगेट कॉस्टिंग कर रहे हो तो सबसे पहले टीम वर्क एफर्ट लगेंगे, है ना। तो टीम वर्क एफर्ट लग रहे हैं, कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग बना रहे हो, प्रॉफिटेबिलिटी भी अपनी इंश्योर कर रहे हो, एंड इससे वेस्टफुल स्पेंडिंग क्या है कम हो जाती है। फिर ये थे हमारे सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन आंसर्स, तो होप आपको समझ आए होंगे 15 मार्क्स के। अब हम सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को यहाँ से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है, सो दैट आपको जो भी नए क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे अलग सब्जेक्ट्स के, अदर सब्जेक्ट्स के, उनकी भी अपडेट आपको मिल जाए। एंड नोट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये पेड होते हैं, तो अगर किसी को बाय करने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो, वहाँ पर डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी के भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबिलिटी इन अ बजट इज एन एड टू coordination while budgetary control is an instrument of coordination. In the light of this statement, explain the essentials of a good budgetary control system. तो बेसिकली आपको यहाँ पे बताना है essentials क्या होते हैं एक गुड बजटरी कंट्रोल सिस्टम के, ठीक है। तो अगर हम मीनिंग देखें ना पहले स्टेटमेंट का जो आपसे पूछा गया था, ये स्टेटमेंट हाईलाइट करती है कि क्या इंपॉर्टेंस है बजटिंग की और बजटरी कंट्रोल की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो देखो फ्लेक्सिबिलिटी इन बजट मीन्स द बजट कैन चेंज विद द चेंज इन एक्टिविटी लेवल। कह रहे आउटपुट ज़्यादा बनाना है तो बजट चेंज हो जाएगा, है ना। अगर आपका जो आउटपुट कम है तो बजट उस हिसाब से होगा। कह रहे जैसे मान लो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया है डिक्रीज़ किया, तो बजट को भी हम क्या उस अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इससे सारे डिपार्टमेंट की हेल्प होती है, कोऑर्डिनेशन अच्छी बनती है, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग सब काम चलता है। फिर है बजटरी कंट्रोल। क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप कंपेयर करते हो कि भाई जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी आई है और जो आपने बजट सेट किया था क्या वो दोनों इक्वल हैं, क्या कोई डेविएशन आई है। अगर आई है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, और वेरिएंस एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक टूल है जिससे आप मैनेज और कंट्रोल कर सकते हो एक्टिविटीज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इन शॉर्ट जो फ्लेक्सिबल बजट है ना, ये आपकी हेल्प करता है डिपार्टमेंट की कि वो काम इकट्ठे करे, स्मूथली करे। एंड बजटरी कंट्रोल क्या हेल्प करता है कि ये आपको गाइड करता है और कैसे आप उसको मतलब करेक्ट करोगे ये आपको बताता है। इसेंशियल्स पूछे गए हैं गुड बजटरी कंट्रोल सिस्टम के। तो देखो सबसे पहले अगर आपका जो एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम है ना, क्लियर ऑब्जेक्टिव एंड गोल होने चाहिए। एवरी डिपार्टमेंट को पता होना चाहिए कि क्या एक्सपेक्टेड है
ठीक है, क्या अचीव करना है आपको। स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए गोल, ठीक है, मतलब स्मार्ट गोल होने चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। बजट क्या है, केयरफुली प्रिपेयर किया जाए, सारा पास डाटा देखा जाए, फ्यूचर के ट्रेंड देखे जाए, बिजनेस कंडीशन को देखा जाए, ठीक है। इसके अंदर आप सेट कर रहे हो प्लान इनकम के लिए, एक्सपेंस के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सेल्स के लिए। फिर आता है कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट। कह रहे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे कि सेल्स हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फाइनेंस हो गया, ये कोऑर्डिनेट इन्हें एक दूसरे के साथ करना है जब भी ये बजट को प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अपने अपने इनपुट देंगे, उस बेसिस पे क्या है फिर ओवरऑल बजट बनता है, ठीक है। फिर है अचीव पार्टिसिपेशन फ्रॉम एम्प्लॉयज़। इसमें बोला है इन्वॉल्व करते हैं हम स्टाफ को बजटिंग प्रोसेस में, सो दैट उनकी भी मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। एंड नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन बजट्स। देखो बजट रिजिड नहीं होना चाहिए, है ना, एक बार बना दिया तो बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है, चेंज होती है मार्केट में, उस अकॉर्डिंग आपका जो बजट है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, सो दैट आप उसको चेंज कर सको। नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। रेगुलर कंपैरिजन करो कि आपका एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, और जो आपने बजट सोचा था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डिफरेंस आ रहा है तो कैसे उसको ठीक कर सकते हो, ये देखो। नेक्स्ट है क्विक एंड करेक्टिव एक्शन। अगर आपको लग रहा है कि यार डेविएशन तो आ रही है ना, तो क्विकली उसको इमीडिएटली करेक्ट करो। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या है, मैनेजर्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो भी उनका बजटेड एरिया है, जितने के लिए उनको बजट दिया था उस अकॉर्डिंगली उनको काम करना होता है, ठीक है। फिर है यूज़ ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड रिपोर्ट। स्टैंडर्ड बजट फॉर्मेट्स एंड रेगुलर रिपोर्ट्स हेल्प करती है हमारी कि हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो एक गुड बजटरी कंट्रोल क्या है, हेल्प करता है आपको प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में, कोऑर्डिनेशन में और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो ये मेक श्योर करता है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सारे काम करें इकट्ठे एक टीम की तरह, एंड जो आपका बिजनेस है वो क्या है, मूव करे एक राइट डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टेट्स इट्स यूजफुलनेस एज अ टूल फॉर कॉर्पोरेट डिसीजन, ब्रिंग आउट सम लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो। अब ऐसा नहीं है कि इसमें से हमेशा आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, देखो 15 मार्क का ये एज इट इज़ थ्योरी क्वेश्चन आया हुआ है आपको, है ना। तो आपको अगर है ना कि यूनिट जो आपका 2 है या फिर ये कह ले सेक्शन सी है, उसमें से अगर आपको बोला जाए कि 3 चैप्टर है आपके मेनली उसमें, तो आपको बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्टिंग, ये 3 चैप्टर है। तो एक बजटरी कंट्रोल वाला जो चैप्टर है ना, उसकी तो आप थ्योरी अच्छा खासा करके जा सकते हो, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में से एक आपको चैप्टर फुल फ्लेज करना है, चाहे वो प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो, ठीक है। हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मार्जिनल कॉस्टिंग है जो डिटेल में कर लिया, तो अब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के थ्योरी क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। इससे होगा क्या कि देखो मार्जिनल कॉस्टिंग है, अगर उसका प्रैक्टिकल आ गया तो आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हो और एक थ्योरी कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लो मार्जिनल कॉस्टिंग का थ्योरी आ गई, ठीक है, तो भी आपके लिए ठीक है, आपने किया हुआ है, ठीक है। तो आपको एक जो है चैप्टर उसकी प्रैक्टिकल और थ्योरी करके जानी है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, आप थ्योरी भी करके जा सकते हो, बट हाँ छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर हो सकता है मार्जिनल कॉस्टिंग में से प्रैक्टिकल आए और वो थोड़ा आप मतलब कि हो सकता है कि वहाँ पे कोई चीज़ समझ ना आए, ठीक है, तो फिर आपको वही बात आ जाएगी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का अगर आपने क्या है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन किया होगा और अगर वो आया होगा तो आप उसको करके आ सकते हो, ठीक है। तो बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर पूरा करो, मार्जिनल कॉस्टिंग है जो उसका मैंने बता दिया, प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों करो, एंड आप बताना आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग है जो उसके न्यूमेरिकल्स अगर आपको चाहिए प्रीवियस ईयर बेस्ड, जिसको हम सॉल्व करें, डिस्कस करें, तो देखते हैं इस वीडियो में कितनी लाइक आती है एंड आपके कितने कमेंट आते हैं, उस अकॉर्डिंगली हम पेपर से पहले आपके मार्जिनल कॉस्टिंग वाला जो चैप्टर है उसको डिटेल में करेंगे, क्योंकि उसके जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आंसर्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो अभी क्या है फुल फ्लेज चैप्टर हमने नहीं किया है। तो देखते हैं आपका कितना रिस्पॉन्स आता है। तो एक वीडियो में उसके हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे और एक वीडियो में उसके 5 एंड 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन आंसर्स हम कर लेंगे, ठीक है। पर देखो प्रैक्टिकल करवाना तो आपको मतलब शेयर करना है, लाइक करना और अपना फीडबैक देना है, क्योंकि अगर आपका रिस्पॉन्स आएगा तो उससे होता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, कमेंट आ रहे हैं, तो वो उस बेसिस पे क्या है बनाया जाएगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे क्या है हम मार्जिनल कॉस्टिंग में हम क्या है पूरा का पूरा टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, एग्जाम से पहले। तो मेक श्योर कि आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ठीक है, और सब्सक्राइब भी कर लेना है, क्योंकि सब्सक्राइब मतलब बच्चे देखते हैं कुछ जो सब्सक्राइब उन्होंने नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कॉन्टिन्यूस देख रहे हो वीडियो को तो आपको क्या सब्सक्राइब भी कर देना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन रिलेटेड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही वीडियोस आती हैं।
और टेलीग्राम को भी आपको ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये बीच बीच में इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है सो दैट इधर उधर से जो बच्चे हर वीडियो में कमेंट करते हैं तो आपको क्या है ड्यूरिंग द लेक्चर ही पता लग जाए, और जिसको पता है तो वो स्किप कर सकता है, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग, देखते हैं यूजफुलनेस देखते हैं उसकी कि कैसे ये इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए, एंड इसकी लिमिटेशंस बतानी है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है? कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग ना एक टेक्निक है इन विच जिसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। कह रहे जितने भी हम डिसीजन लेंगे ना वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे लेंगे, वाइल फिक्स्ड कॉस्ट है जो हमारी उसे हम ट्रीट करेंगे एज अ पीरियड कॉस्ट एंड नॉट एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं करेंगे, उसको हम एज अ पीरियड कॉस्ट कंसीडर करेंगे, एंड जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको हमें क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए लेना है। अच्छा अब बात आती है, एक वेरिएबल कॉस्ट बोल रहे हैं यहाँ पे और एक बोल रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो आउटपुट के चेंज होने से क्या है कॉस्ट भी चेंज होती है। अगर आप मान लो कोई 2 प्रोडक्ट बना रहे हो तो इस हिसाब से कॉस्ट आएगी, पर आपने कल को 4 प्रोडक्ट बनाने हैं तो कॉस्ट भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है। पर जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो क्या होती है? जो कांस्टेंट रहती है, जितना भी बना लो आउटपुट या ना भी बनाओ तो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी तो लगेगी। लाइक रेंट ऑफ द फैक्ट्री, अब उस फैक्ट्री में 4 बनाओ प्रोडक्ट 5 बनाओ, जितना उसका रेंट होगा वो होगा, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। उस फिक्स्ड कॉस्ट को हम एज अ पीरियड कॉस्ट क्या है यहाँ पे मान रहे हैं और उसको एलोकेट हम नहीं करेंगे प्रोडक्ट में, ठीक है, नॉट एलोकेटेड टू द प्रोडक्ट। समझ आ गई? अब आगे देखते हैं सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसमें से पहले तो माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमने कहा ना कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम यहाँ पे नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या है वेरिएबल कॉस्ट को क्या है फोकस में लाएंगे, इस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करेंगे, क्योंकि इसमें हम फोकस करते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन में, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन क्या होता है? जब सेल्स होती है ना जितनी भी आपकी उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। अच्छा इसका कंसेप्ट क्या है? देखो हम ना क्या करते हैं कॉस्ट, मान लो सेल्स हुई है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपको क्या पता लगता है? आपका प्रॉफिट, है ना। आप क्या करते हो कॉस्ट और सेल, जितना आपने बेचा और जितनी आपकी कॉस्ट लगी, मान लो 10 लाख की आपकी सेल हुई, ठीक है, और आपका जो कॉस्ट थी वो 7 लाख की हुई, तो इसमें हुआ क्या? 3 लाख का आपका प्रॉफिट आ गया। अब जो वो कॉस्ट है ना उस कॉस्ट में मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ? सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि टोटल कॉस्ट में तो फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है, पर मैं फिक्स्ड कॉस्ट को यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट ले रही हूँ। तो अब अगर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस होगी तो वहाँ पर हम उसको बोल देते हैं वर्ड कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और इसको कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी हम बोलते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है यूजफुलनेस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में। तो देखो जो मार्जिनल कॉस्टिंग होता है ना ये हेल्प करता है मैनेजर को बेटर और क्विक डिसीजन मेकिंग में। कैसे? सबसे पहले ये उनकी हेल्प करता है कि कैसे फिक्स करोगे आप सेलिंग प्राइस। ये यूजफुल होता है कि जब भी आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या है सेट करना होता है प्राइस, ठीक है, जो कि अबव होना चाहिए आपके वेरिएबल कॉस्ट से शॉर्ट टर्म में। ये हेल्प करता है स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग और प्राइसिंग ड्यूरिंग ऑफ सीजन, ठीक है। तो इन दौरान भी क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है। डिसीजन ऑन मेक और बाय, कोई चीज़ खरीदनी है या खुद ही बनानी है किसी कंपनी को, ये भी क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है इनकी हेल्प करता है इस चीज़ में भी। मार्जिनल कॉस्टिंग के हेल्प से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो कंपनी है उसे मैन्युफैक्चर करना चाहिए प्रोडक्ट को अपने ही कंपनी में कि बाय कर लेना चाहिए आउटसाइड से, ठीक है। कॉस्ट के बेसिस पे देखेंगे कि सस्ता पड़ रहा है तो वहीं बना लेंगे वो, अगर महंगा पड़ रहा है टाइम ज़्यादा लग रहा है तो बाहर से बना बनाया वो लेके आ सकते हैं। फिर प्रॉफिट प्लानिंग कह रहे ये हेल्प करता है उनको जानने में कि कैसे मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट मिक्स आपका बन सकता है, ठीक है। ये यूज़फुल होता है इवेल्युएट करने में जो भी इफेक्ट आए हैं, ठीक है, चेंजेस में चेंज आए हैं कॉस्ट में, वॉल्यूम में, प्राइस में। फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, ये हेल्प करता है कैलकुलेट करने में ब्रेक इवन पॉइंट को। अब आप इसमें पढ़ते हो, आपने फॉर्मूले भी पढ़े होंगे ब्रेक इवन पॉइंट, है ना। तो ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट करने में भी मार्जिनल कॉस्टिंग आपकी हेल्प करती है। अच्छा ये कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। अब ये आपकी हेल्प करता है कि कितने यूनिट्स को आपको क्या है सोल्ड करना है सो दैट आपकी जो कॉस्ट है वो कवर हो जाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है शट डाउन और कॉन्टिन्यू डिसीजन, ये हेल्प करता है डिसाइड करने में कि वेदर टू कंटिन्यू और शट डाउन, कि कंटिन्यू करना है या शट डाउन करना है एक पर्टिकुलर सेगमेंट को या प्रोडक्ट को, कैसे कंपेयर करके कंट्रीब्यूशन को। उसके बाद है बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग, तो ये क्या है फ्यूचर प्लानिंग में आपकी हेल्प करता है, बजटिंग में, फॉरकास्टिंग में, ठीक है। तो ये क्या है वो भी चीज़ आपको बताता है। फिर आपको यहाँ पे पूछा था लिमिटेशंस क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो देखो यूजफुलनेस पढ़ ली हमने, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। जैसे सबसे पहला है इग्नोर फिक्स्ड कॉस्ट, ये अज्यूम करता है कि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है इरेलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए, बट ऐसा नहीं होता है। स्पेशली लॉन्ग टर्म प्लानिंग में क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है ये होती है। फिर है नॉट सुटेबल फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, कह रहे मार्जिनल कॉस्टिंग
एक्सटर्नल रिपोर्टिंग में क्या है, सुटेबल नहीं होती है, वहाँ पे फिर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को फॉलो करते हो। अभी हमने डिफरेंस में ही देखा था ना ये क्वेश्चन, ये टॉपिक। फिर है डिफिकल्ट इन कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कह रहे समटाइम ये हार्ड हो जाता है डिवाइड करना कॉस्ट को कि भाई ये वेरिएबल है या फिक्स्ड है, ठीक है। फिर है ओवर एम्फसाइज ऑन सेल्स वॉल्यूम, इसने फोकस किया है टू मच, ठीक है, किसमें, इंक्रीजिंग आउटपुट में, जो क्या है हो सकता है ऑलवेज प्रॉफिट को ज़्यादा ना करता हो, ठीक है, अगर डिमांड क्या है आपकी लो है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे ये इग्नोर कर रहा है फिक्स्ड कॉस्ट को, है ना, तो फिर शॉर्ट टर्म में तो ये इंपॉर्टेंट होता है डिसीजन के लिए, बट लॉन्ग टर्म में क्या है, डिसीजन मेकिंग के लिए इतना सुटेबल नहीं होता। तो कंक्लूजन आप देख सकते हो, मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत ही पावरफुल टूल है शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में, बट इसे आपको प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, और आप कंबाइंड भी यूज़ कर सकते हो इसके साथ, और भी चीज़ों को यूज़ कर सकते हो अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग में भी इसको यूज़ करना चाहते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द यूजफुलनेस एंड लिमिटेशन ऑफ पीवी रेशो, वाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुड बी एनालाइज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे आपको ये बताया कि भाई यूजफुलनेस बतानी है, इंपॉर्टेंस बतानी है, लिमिटेशन बतानी है पीवी रेशो की, और कि जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है उसको एनालाइज क्यों करना चाहिए डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है, ये पूछा है। तो पीवी रेशो मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो बोल रहे हैं, बेसिकली ये रिलेशनशिप होता है किन के बीच में, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स के बीच में। ये शो करता है कि हाउ मच कॉन्ट्रीब्यूशन इज अर्न, कितना आपने कॉन्ट्रीब्यूशन अर्न किया है पर रुपी ऑफ सेल में। फॉर्मूला देख सकते हो, पीवी रेशो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स एंड इनटू 100, ठीक है, और सेल्स है जो, ऐसे भी कर सकते हो इसको, कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो कि सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो। अभी हमने देखा ना, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हो तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो देखो ऊपर लिखना भी क्या आपको कंट्रीब्यूशन, और नीचे फिर सेल्स लिख दो इनटू 100 लिख दो। इसे हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशो भी बोल सकते हैं। अब यूजफुलनेस पढ़ते हैं इसकी, देखो हेल्प करता है ये प्रॉफिट प्लानिंग में। अगर हाई पीवी रेशो है ना तो ये शो करती है बेटर प्रॉफिटेबिलिटी है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपकी हेल्प करती है कि आप क्या है ब्रेक इवन पॉइंट को कैलकुलेट कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, ठीक है। तो देखो पीवी रेशो ने हेल्प किया ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए। फिर है ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है आपकी, कंपैरिजन ऑफ प्रोडक्ट कर सकते हो आप, ठीक है, एंड मेजर कर सकते हो क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉस्ट में अगर चेंजेस आए तो। फिर आपसे यहाँ लिमिटेशन भी पूछी थी, यहाँ पे अज्यूम किया जाता है कि भाई कॉस्ट लीनियर है, बट एक्चुअल में नहीं होता है, ठीक है, और इग्नोर किया है फिक्स्ड कॉस्ट को। फिर है नॉट इफेक्टिव इन मल्टी प्रोडक्ट फर्म, तो अगर कोई फर्म है मल्टी प्रोडक्ट बनाती है तो वहाँ पे ये इतना इफेक्टिव नहीं रहती है, और शॉर्ट टर्म फोकस है इसका, ठीक है। इंपॉर्टेंस पूछी थी आपसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इसी में। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है कि जो भी एक्चुअल सेल हुई है आपकी उसमें से ब्रेक इवन सेल्स को माइनस कर दो। ये शो करता है कि कितना सेल्स है जो, इट शोज हाउ मच सेल्स कैन ड्रॉप, ठीक है, ये बताता है कितनी जो सेल्स है वो ड्रॉप हुई थी या हो सकती है बिफोर द बिजनेस स्टार्ट मेकिंग अ लॉस, जब क्या है बिजनेस अगर लॉस मतलब लॉस में चले जाए, लॉस होना स्टार्ट हो जाए उसको तो। अच्छा, वाई इट शुड बी एनालाइज, क्यों इसको एनालाइज करना चाहिए, तो ये रिस्क लेवल बताता है आपको पहले तो, ये आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, है ना, और आप स्टेबिलिटी देख सकते हो इससे। तो कंक्लूजन है पीवी रेशियो और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में, ठीक है, एंड ये हेल्प करते हैं मैनेजर की कि वो अच्छे से डिसीजन ले सकता है। फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आया, डिस्कस द यूजफुलनेस ऑफ डिफरेंशियल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड यील्ड एंड परफॉर्मेंस बजट। तो ये 3 टॉपिक पे आपको नोट आया हुआ है, तो करते हैं इसको। डिफरेंशियल कॉस्टिंग क्या होती है, डिफरेंशियल कॉस्टिंग एक मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है कंपेयर करने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स को। इसमें हम फोकस करते हैं ओनली ऑन कॉस्ट एंड रिवेन्यू, जो चेंज हो रहा है, ठीक है, उन जो वेरी कर रहा है उनके बीच में। ये इग्नोर करता है सारी फिक्स्ड और संक कॉस्ट को। यूज़फुल अगर हम बात करें यूज़फुलनेस इसकी, तो ये हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, आपके टाइम एफर्ट्स बचाएगा, ठीक है, एंड वे फोकस करता है जो भी रेलेवेंट कॉस्ट होती है, अननेसेसरी कॉस्ट को इग्नोर किया जाता है यहाँ पे। प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं आप इसको देख सकते हो। उसके बाद है स्टैंडर्ड यील्ड। स्टैंडर्ड यील्ड में क्या होता है, इसका मतलब इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड आउटपुट, कितना आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है फ्रॉम अ गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट, कि अगर आप एक गिवन अमाउंट ऑफ इनपुट डालते हो नॉर्मल कंडीशन में तो कितना एक्सपेक्टेड आउटपुट आपको मिलेगा, ठीक है। ये सेट करता है स्टैंडर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इसकी भी यूज़फुलनेस देखें तो भाई बेंचमार्क सेट कर रहा है ये कि कितना आपको परफॉर्मेंस आना चाहिए। डिटेक्ट करता है कि अगर उस अकॉर्डिंग आपकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो डेफिनेटली इनएफिशिएंसी आई हुई है, तो वो फाइंड आउट होती है। प्लानिंग बजटिंग को इम्प्रूव करता है, ये कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी आपकी हेल्प करता है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। फिर है परफॉर्मेंस बजट। तो ये बजट वाला टॉपिक है, पूरा जो चैप्टर है ये हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है, जिसमें इसमें आपको जितने भी टॉपिक हैं आए हुए 5 और 15 मार्क्स में वो किए हैं, तो मेक श्योर आप वो वाली वीडियो देख लो। तो मीनिंग यहाँ पे बोला है परफॉर्मेंस बजट क्या है, एक ऐसा बजट है जो क्या है बताता है कि
फंड को यूज़ करके कितना रिजल्ट आपने अचीव किया है। ये फोकस करता है कि क्या आउटकम आया आपका, क्या अचीवमेंट आई, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कितना अमाउंट आपने स्पेंड किया, ये नहीं देख रहा, ये देख रहा है कि रिजल्ट क्या आया उसका, कितना जो उसका आउटकम है वो कैसा आया कंपैरेटिवली। तो इसकी यूज़फुलनेस देख लो भाई। अकाउंटेबिलिटी बढ़ाता है क्योंकि परफॉर्मेंस आपकी चेक होगी यहाँ पे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग को, ये क्या है आपके इंप्रूव करता है। एफिशिएंट रिसोर्सेज यहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल दे रखा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे इन तीनों का शॉर्ट दे रखा है, नोट। फिर आपको ये क्वेश्चन ना बहुत बार आया है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होती है वो बतानी है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है वो बतानी है, जो कि हमने दोनों पढ़ ली हैं। डिफरेंस भी हमने 5 मार्क्स वाला किया है, तो यहाँ भी देख लेते हैं कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है जो ये दोनों को लेके चलती है, वेरिएबल कॉस्ट को भी, फिक्स्ड कॉस्ट को भी। पर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो ये किसको इंक्लूड कर रही है, वेरिएबल कॉस्ट को। फिक्स्ड कॉस्ट का ट्रीटमेंट देखें तो एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में उसको ट्रीट किया जाता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, और यहाँ पे पीरियड कॉस्ट माना जाता है। प्रॉफिट कैलकुलेशन देखें तो अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रॉफिट निकाल रहे हो तो सेल्स में से टोटल कॉस्ट को आप माइनस कर दोगे, ठीक है। फिक्स्ड भी लोगे उस टोटल कॉस्ट में, वेरिएबल भी लोगे। बट अगर हम बात करें मार्जिनल कॉस्टिंग की तो यहाँ पे प्रॉफिट है जो कैसे निकालते हैं, कंट्रीब्यूशन में से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करें तो अगर जो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है इसमें इन्वेंट्री वैल्यूएशन में इंक्लूड होती है फिक्स्ड ओवरहेड, और मार्जिनल कॉस्टिंग में ओनली वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, इंक्लूड। यूजफुलनेस की बात करें तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप क्या है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए आप मार्जिनल कॉस्टिंग को यूज़ कर सकते हो। एप्लीकेशन क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की, कहाँ पे, तो देखो कॉस्ट रिडक्शन करनी है तो आप मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कॉस्ट को कंट्रोल करना है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। डिसीजन मेकिंग अगर आपको करनी है, ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में आपको बहुत हेल्प करता है, लाइक प्राइसिंग डिसीजन में हेल्प करता है। आपको कोई चीज़ खरीदनी चाहिए या खुद बनानी चाहिए, वहाँ ये हेल्प करता है, ठीक है। और शट डाउन डिसीजन में भी ये आपकी हेल्प करता है। तो कंक्लूजन यहाँ पे आपको दे रखा है, तो जो ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग है ये गुड होती है ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग एंड प्रॉफिट मेजरमेंट के लिए, और जो मार्जिनल कॉस्टिंग है ये बेस्ट होती है डे टू डे डिसीजन के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है और ये कैसे मतलब इसके अलग है बजटरी कंट्रोल से, तो इनके बीच में डिफरेंस आया आपको। या फिर इसी के साथ आपसे ये भी पूछा है कि बजटरी कंट्रोल के स्टेप्स बताने हैं, तो इसमें 2 चीज़ें तो बजटरी कंट्रोल वाले से आई है, बाकी एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आई है, मतलब 2 ही लगा लो, डिफरेंस भी आया हुआ है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, ये एक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे पहले से ही ना स्टैंडर्ड कॉस्ट को डिफाइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो पहले से आपने क्या है मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की कॉस्ट को क्या है प्री डिटरमाइन कर लिया होता है, स्टैंडर्ड सेट कर दिए होते हैं। देन आप उसको कंपेयर करते हो एक्चुअल कॉस्ट से, और जो भी अगर डिफरेंस आ रहा है तो उसे कहते हैं वेरिएंस, ठीक है। तो ये आपकी हेल्प करता है कि कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो आप इससे, एंड परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हो। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, लाइक आपने स्टैंडर्ड कॉस्ट सोची थी एक शर्ट को बनाने की 100 रुपये, एक्चुअल कॉस्ट आई है 120 रुपये, तो जो यहाँ पे वेरिएंस आया है वो 20 आया है, और आपने तो 100 सोचा था 120 आ गया, ज़्यादा आ गया, तो ये अनफेवरेबल है। डिफरेंस देख लें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप क्या सेट करते हो कॉस्ट स्टैंडर्ड्स को प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए। बजटरी कंट्रोल में आप फाइनेंशियल टारगेट्स को क्या है सेट करते हो। फोकस एरिया की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आपका फोकस एरिया होता है कि कॉस्ट पर यूनिट पे, एंड अगर बजटरी कंट्रोल की बात करें तो आपका फोकस होता है फोकस ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। लेवल ऑफ डिटेल की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में लेवल ऑफ डिटेल अगर हम देखते हैं तो वेरी डिटेल्ड होता है, और अगर बजटरी कंट्रोल में हम लेवल ऑफ डिटेल देखें तो ब्रॉड लेवल होता है। वेरिएंस एनालिसिस देख लो, यहाँ पे वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है ईच कॉस्ट एलिमेंट की, और यहाँ पे वेरिएंस को कैलकुलेट किया जाता है टोटल बजट वर्सेज एक्चुअल। टाइम पीरियड देख लो, ये लॉन्ग टर्म होता है, एंड ये वाला मंथली क्वार्टरली हो सकता है। स्टेप्स देख सकते हो आप बजटरी कंट्रोल के, बजट को प्रिपेयर करोगे, अप्रूवल लोगे उसकी, फिर इंप्लीमेंट करोगे, देन मॉनिटर करोगे, ठीक है। और अगर कोई वेरिएंस आया है तो उसको एनालाइज करोगे, फिर करेक्टिव एक्शंस उसके बाद आप ले लोगे। कंक्लूजन यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हो। फिर आपको पूछा है बजट कंट्रोल क्या होता है, एडवांटेज बतानी है, लिमिटेशन बतानी है बजटरी कंट्रोल की। तो मैंने कहा था कि जो बजट वाला जो आपका चैप्टर है, बजटरी कंट्रोल चैप्टर है, जो वहाँ से थ्योरी क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछा गया है, तो वो आप थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लो। बाकी आपको मार्जिनल कॉस्टिंग या फिर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से एक चैप्टर पूरा करना पड़ेगा और एक चैप्टर की थ्योरी करनी पड़ेगी। इस हिसाब से आपका सेक्शन सी का क्या है क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे। तो बजट क्या होता है, फाइनेंशियल प्लान होता है जो बताता है कि कितनी एक्सपेक्टेड इनकम एक्सपेंडिचर होने वाले हैं एक पीरियड ऑफ टाइम पे, जनरली 1 ईयर, है ना। तो ये बिजनेस इंडिविजुअल की हेल्प करता है कि फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करके चलते हैं, रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करते हैं हम इसमें। ये गाइड करता है आपको आगे किस बेसिस पे डिसीजन लेने हैं और फाइनेंशियल गोल को कैसे अचीव करना है। पर्पस देख सकते हो आप यहाँ पे, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, इट रेफर्स टू अ प्रोसेस
ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आप कंपेयर करते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपनी बजटेड फिगर से, ठीक है। फिर मॉनिटर करते हो, कंट्रोल करते हो अगर कोई वेरिएशन आई है तो। एडवांटेज देख लो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना रहता है, प्लानिंग अच्छे से होती है, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, गोल अचीव होता है इससे, एंड कोऑर्डिनेशन बनी रहती है। पर लिमिटेशन भी है, इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। प्लान किया उसी अकॉर्डिंग आप चल रहे हो। टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। एस्टिमेशन एरर्स, हो सकता है कि आपने एस्टिमेट करते हुए कोई एरर कर दिया हो, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन मैनेजरियल एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के मैनेजरियल एप्लीकेशन बतानी है एंड डिफरेंस बताना है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग में। तो डिफरेंस तो हमने कर लिया, मैनेजरियल एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। तो देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या होती है, एक मेथड है जहाँ पे हम वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं इसकी क्या मैनेजरियल एप्लीकेशन है। तो देखो प्राइसिंग डिसीजन में ये हेल्प करती है मैनेजर की। मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करती है सेट करने में प्राइस, किस बेसिस पे, वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे, स्पेशली जहाँ पे जो कंपनी है उसे एंटर करना है कॉम्पिटिटिव मार्केट में या हैंडल करना है सीजनल फ्लक्चुएशंस को। फिर ये प्रॉफिट प्लानिंग में भी हेल्प करती है। मैनेजर यूज़ करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग को फॉरकास्ट करने के लिए प्रॉफिट, कैसे एनालाइज करते हैं हम कि कितने चेंजेस आ रहे हैं प्रोडक्शन में, सेल्स में, इन लेवल में, ठीक है, जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को। फिर ये हेल्प करती है मैनेजर की कि कोई चीज़ बनानी है या फिर बाहर से ख़रीद के लानी है, तो मेक और बाय डिसीजन में हेल्प करती है। प्रोडक्ट लाइन डिसीजन में भी ये हेल्प करती है। ये हेल्प करती है डिसाइड करने में कि भाई कंटिन्यू करें या डिसकंटिन्यू करें प्रोडक्ट लाइन को, कैसे कंपैरिजन करेगी उसके कंट्रीब्यूशन मार्जिन को फिक्स्ड कॉस्ट से। फिर है ब्रेक इवन एनालिसिस। मार्जिनल कॉस्टिंग इसेंशियल है, ठीक है। ब्रेक इवन एनालिसिस में ये हमें बताती है कि भाई जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस आपका हो रहा है, ठीक है। तो ये हेल्प करती है मैनेजर की। कॉस्ट कंट्रोल में ये हेल्प करती है, और डिफरेंस हमने क्या है इसका ऑलरेडी देख लिया है, तो ये आपको सारा नोट्स में क्या है डिटेल में प्रोवाइड है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपको टर्म्स दी थी और आपको एक्सप्लेन करना था। तो बजटरी कंट्रोल वाले से ही आया था ये कैश बजट, है ना। तो कैश बजट क्या होता है, एक ऐसा प्लान होता है जो शो कर रहा है कि कितने एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो होंगे आपकी कंपनी में और आपकी कंपनी से आउटफ्लो होंगे, ठीक है, कैश एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। यह हेल्प करता है बिजनेस की कि लिक्विडिटी को कैसे मेंटेन करके रखना है, शॉर्टेज एंड एक्सेस ना हो, है ना, कैश का, और बेटर डिसीजन मेकिंग में ये हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका जीरो बेस बजटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बजटरी कंट्रोल वाले चैप्टर से ही आया हुआ है। तो जीरो बेस बजटिंग क्या होता है, कह रहे इसमें ना हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। हर एक एक्सपेंस को हम जस्टिफाई करते हैं जीरो से, ठीक है। इसमें ऑटोमेटिकली कोई फॉरवर्ड चीज़ें नहीं लाई जाती हैं प्रीवियस बजट से, ठीक है। यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट को हम क्या स्टार्ट करते हैं जीरो से एंड जस्टिफाई करते हैं हर एक रुपये की रिक्वेस्ट को, ठीक है, हर एक रुपये को। यूज़फुल होता है ये कॉस्ट कंट्रोल के लिए, और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से क्या हट जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, तो वही है, ये देख सकते हो आप। वो चीज़ें जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है प्रोडक्शन को, सेल्स को, क्योंकि लिमिटेड अवेलेबिलिटी है उनकी, लाइक रॉ मटेरियल, है ना, मशीन टाइम। फिर आपको क्वेश्चन आया हुआ डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फीचर्स आ गए, और बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस पढ़ लिया है, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है देख लो। ये भी हमने वैसे रीड किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मतलब होता है प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड आपने सेट कर दिए कॉस्ट के लिए, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन के अंदर। फीचर्स क्या हैं, पहले से डिसाइड कर ली कॉस्ट, कंपैरिजन के लिए किया है। फिर वेरिएंस आपको पता लगेगा एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेसिस पे, फिर आप टाइमली करेक्ट कर सकते हो उसको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया हुआ है देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एंड बजटरी कंट्रोल का, तो ये भी हमने क्या है डिटेल में कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। ये सारा डिटेल में 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, तो अगर आपको 15 मार्क्स में आता है तो आप ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन आया था कि एक्सप्लेन करने थे रीज़न फॉर मटीरियल वेरिएंस। कह रहे मटीरियल में जो वेरिएंस आता है उसके रीज़न बताने हैं। तो मटीरियल वेरिएंस है जो, ये हैपन होता है जब डिफरेंट। तो यहाँ पे आपसे पूछा है रीज़न ऑफ मटीरियल वेरिएंस। तो सबसे पहले तो मटीरियल वेरिएंस क्या होता है, जब आपका कोई डिफरेंस आया है स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट में। ये दो टाइप के होते हैं मेनली, ठीक है, वेरिएंस, मटीरियल प्राइस वेरिएंस और मटीरियल यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस। अब अगर हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करें तो ये कब होता है, जब एक्चुअल प्राइस जो पे किया है मटेरियल के लिए वो अलग आ जाए स्टैंडर्ड या फिर जो एक्सपेक्टेड प्राइस आपने सोचा था। अब इसका रीज़न क्या हो सकता है, वही मार्केट के प्राइस में चेंज हो गया है ना, या फिर हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई है, इमरजेंसी परचेज आपने की है, या फिर आपने बल्क डिस्काउंट आपको नहीं मिले, या आपने नेगोशिएशन अच्छे से नहीं की, ठीक है। तो इन कुछ कारणों की वजह से क्या है ये वेरिएंस आता है। फिर है मटेरियल यूजेज या फिर क्वांटिटी वेरिएंस। तो इसमें क्या है, ये होता है जब एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल जो यूज़ हुई है वो ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, ठीक है। तो उस क्वांटिटी से अगर क्या है वेरी कर गया। रीज़न क्या है, लो क्वालिटी ऑफ मटेरियल, जिससे क्या है ज़्यादा वेस्टेज हो गई, ठीक है, लीडिंग टू मोर वेस्टेज, या फिर मतलब कि अच्छे से हैंडलिंग नहीं हुई मटेरियल की, ठीक
ठीक है, इनकरेक्ट मशीन सेटिंग हो रखी थी, ठीक है, या डिज़ाइन में उस मशीन के कोई फ्लो है, या फिर थेफ्ट हो गया, स्पॉइलेज हो गया, डैमेज हो गया मटेरियल का, ठीक है। तो ये कुछ कारण होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या है, ये समरी चार्ट में दिया हुआ है। फिर ये जो वेरिएंस है ये हेल्प करते हैं कंपनी के अंडरस्टैंड करने में कि क्यों और कहाँ पे, ठीक है, जो उनकी कॉस्ट है वो जा रही है, सो दैट वो उसको ट्रैक करें और करेक्टिव एक्शन ले अगर नीडेड है तो। कैसे कर सकते हो इसको कम? तो वही बाय करो बेटर सप्लायर से, ट्रेनिंग कर दो स्टाफ को, क्वालिटी कंट्रोल को इम्प्रूव करो और वेस्टेज को कम से कम करो। फिर आपको क्वेश्चन आया हुआ है, डिस्कस हाउ डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस इज हेल्पफुल इन डिफरेंस डिसीजन मेकिंग। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार आया, 1 से 2 बार आया है, तो इसको भी आप अच्छे से करके जा सकते हो। आपको डिस्कस करना था कि भाई जो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस है वो हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में कैसे। सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है। देखो, डिफरेंशियल कॉस्ट का मतलब डिफरेंस आ रहा है टोटल कॉस्ट में 2 ऑल्टरनेटिव के। इसे हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट या डिक्रीमेंटल कॉस्ट भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड में देखें तो ये बताता है कि हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट और सेविंग क्या हुई है जब आपने चूज़ किया वन ऑप्शन को दूसरे के बजाय। ये कैसे हेल्पफुल होती है डिसीजन मेकिंग में? तो भाई इससे आपको पता लग जाता है ना, कंपेयर कर सकते हो दोनों ऑप्शन को, कौन सा प्रॉफिटेबल है आप उसको देख सकते हो। तो मेक और बाय डिसीजन लेते हो आप इससे। आप देखते हो कि क्या आपको प्रोड्यूस करना चाहिए खुद से या बाय करना चाहिए, कंपेयर करोगे कॉस्ट के बेसिस पे, जो सस्ता लगेगा उस ऑप्शन पे जाओगे आप। एक्सेप्ट करते हो इसमें आप स्पेशल ऑर्डर्स को, ठीक है, क्या हमें जो स्पेशल ऑर्डर है वो एक्सेप्ट करने चाहिए। चूज़ करते हो बेस्ट प्रोडक्ट मिक्स को, इसकी हेल्प से ऐड कर सकते हो या ड्रॉप कर सकते हो प्रोडक्ट को, ठीक है। सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट ये हेल्प करता है सेलेक्ट मशीन और इक्विपमेंट की, कौन सी मशीन क्या है उनको बाय करनी चाहिए, 2 प्रोजेक्ट के बीच में कौन सा प्रोजेक्ट उनको चूज़ करना चाहिए। तो डिफरेंशियल कॉस्ट एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल, यूजफुल है, ठीक है, कंपनी के लिए। कॉस्ट बचाता है उनकी, अवॉइड करता है लॉसेस को, और बेटर रिसोर्सेज आप यूज़ कर सको, आपकी हेल्प करता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं राइट डिसीजन ये आपकी लेने में हेल्प करता है। फिर आपको देखो क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ बजट, ये हमने कर लिया। फिर आपको फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट का डिफरेंस बताना है। तो फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट हमने ऑलरेडी किया है, ठीक है। एडवांटेजेस बताने हैं बजटरी कंट्रोल के, तो ये भी हमने किए हैं। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो डिफरेंस बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, या स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होती है, एडवांटेज और लिमिटेशंस बताने हैं। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने देख ली थी अभी, है ना, और हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी देख ली है, और इसके फ़ायदे भी देखे हैं और लिमिटेशंस भी हमने इसकी देख ली है, ठीक है। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम सेक्शन A, B एंड C। तो होप आपको समझ आए होंगे इस वीडियो को, जिसने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। एंड जो चैप्टर्स है वो ज़रूर करके जाने हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो चैप्टर में से हूँ, तो चैप्टर पता होना चाहिए आपको। चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमने किए हैं डिटेल में, वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएंगे। एंड जो मैंने आपको बोला है मार्जिनल कॉस्टिंग के बारे में, तो आपके रिस्पॉन्स के बेसिस पे उसके थ्योरी और प्रैक्टिकल लाए जाएंगे, ठीक है। तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक करो, शेयर करो इसको आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि जो है वीडियो है उसको बनाने में भी टाइम लगेगा, बिकॉज प्रैक्टिकल है, ठीक है। प्रैक्टिकल का जो सब्जेक्ट है आपका, या प्रैक्टिकल करने हैं, तो उसमें क्या है थोड़ा टाइम लगता है। तो शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इसको, और नोट्स के लिए मैंने आपको डिटेल बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करो, वहाँ आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, या क्वेश्चन आंसर्स या फिर किसी चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।